अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मैसेज यूबीआई से कनेक्टेड तमाम लोगों के लिए है, जिसमें यूबीआई में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन, यूबीआई के पेंशनर्स और यूबीआई के इंश्योर्ड पर्सन जो अपनी अर्निंग्स में से कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इदारा चल रहा है, उन सब के लिए मैसेज है। और मैसेज रिकॉर्ड करवाने की वजह यूबीआई के दफातर में हमारे रिसेंटली रिटायर होने वाले पेंशनर्स के साथ पेश आने वाला नामुनासिब रवैया है। हमारे पेंशनर 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल सर्विस करने और 42 साल तक कंट्रीब्यूशन देने के बाद जब अपना हक लेने के लिए यूबीआई के दफातर में जाते हैं तो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो इंतहाई गैर मुनासिब होता है। उनको इस तरीके से डील किया जाता है जैसे वो कोई चीज मांगने के लिए आए हैं, हालांकि वो अपना हक लेने के लिए जाते हैं वहां पे, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन पे किया होता है। कंट्रीब्यूशन बेसिकली एक अमानत के तौर पर यूबीआई अथॉरिटीज को दिया जा रहा होता है, जो कि रिटायरमेंट के वक्त उसका राइट है कि उसको दे दिया जाए। मैं यहाँ पे कुछ कानूनी निकात भी साथ साथ वाज़ह करता जाऊं। 1976 का यूबीआई एक्ट जो है वो यूबीआई डिपार्टमेंट को पाबंद करता है कि 30 दिन के अंदर यूबीआई एप्लीकेशन आ जाए और 30 दिन के अंदर अंदर उसको पेंशन फराम कर दी जाए, उसकी पेंशन इशू कर दी जाए, जारी कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि 30 दिन का वक्त 1976 में दिया गया था। अब आज के डिजिटल ऑनलाइन दौर के अंदर मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम डिसीजन मेकर और जो एसओपी मेकर, आजकल हम देखते हैं एसओपीज काफी बन रही हैं पेंशनर्स के इस्तेसाल के लिए खास तौर पे, तो वो एसओपी कोई ऐसी बनाए कि ये 1976 के 30 दिन जो दिए गए थे उनको आजकल के डिजिटल दौर में पहले दिन नहीं चले 7वें दिन पेंशन इशू करने के हवाले से अपनी कोई एसओपी बनाए और अपनी कारकर्दगी सामने लेके आए। यूबीआई में इस वक्त सिर्फ पेंशन के लिए 15 साल कैटेगरी के सर्विस के हामी लोगों को कंसिडर किया जा रहा है। ये एक कानूनी डिबेट है कि 5 साल वालों के ऊपर एसओपी या क्या इंटरप्रिटेशन आ गई है, 7 साल वालों के ऊपर क्या पॉलिसी और क्या इंटरप्रिटेशन आ गई है, और इंटरप्रिटेशन जिन्होंने दी है क्या वो इंटरप्रिटेशन देने के कॉम्पिटेंट हैं, क्या कोई किसी जुडिशियल फोरम ने ये इंटरप्रिटेशन दे दी है। ये सेल्फ अज्यूम्ड इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ उस पेंशनर का इस्तेसाल कर रही है जिसने कंट्रीब्यूशन पे किया इदारे को चलाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए। लेकिन उसको कहा जाता है कि अब आप 15 साल से कम मुलाजमत है और अब आपको पेंशन नहीं मिल सकती। ये सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है। मैं यहाँ पे एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा और इसमें कई चीजें अप्रिशिएट करने वाली भी हैं कि मौजूदा चेयरमैन यूबीआई अजहर रमीज साहब ने बिलाशुबा बहुत ज्यादा इकदाम उठाए हैं। मुशीर वजीर आजम जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत ज्यादा पेंशनर के हक में इकदाम उठाए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी बातें चल रही हैं, सेहत कार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। उन सारी चीजों को हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप पेंशनर के साथ अच्छा रवैया शुरू कर दें तो ये सेहत कार्ड और यूटिलिटी स्टोर और इस तरह की चीजें जो हैं ये जिमनी चीजें हैं। ये यूबीआई पेंशनर जो है उसको आप फौरी तौर पे पेंशन दें, ये चलता फिरता आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग है। मैं यहाँ पे ये जिक्र लाजमी करूंगा कि एप्वा के प्लेटफॉर्म से हमने स्कूलों के लिए आगाही की एक कैंपेन चलाई और प्राइवेट स्कूलों को इनकरेज करने की कोशिश की कि आप यूबीआई में अपने प्राइवेट टीचर्स को रजिस्ट्रेशन उनकी करवाएं, और मुख्तलिफ इदारों से भी रब्ता किया, छोटे इदारों से जो रजिस्टर्ड नहीं थे, जिन ये सूली तौर पे यूबीआई डिपार्टमेंट का करने का काम था। लेकिन इस काम को जब हम लोगों ने सर अंजाम दिया तो हमें इमीडिएटली जो फौरी रिस्पॉन्स मिला वो यही था कि यूबीआई कौन सा पेंशन दे रहा है सनती वर्करों को, दूसरा जो वर्कर 42 साल 35 साल वो भी तो ख्वार हो रहे हैं जो इतनी नौकरी करके गए इतने साल से। तो बराए करम यूबीआई पेंशन जो है वो बतौर फ्रीजा समझ के, बतौर अमानत समझ के पेंशनर्स को लुटाई जाए। जो 60 साल के बाद क्लेम लेके जाता है उसको उसके पैसे लुटाए जाएं। किसी गरीब की ये मदद नहीं है, ये उसका राइट है। गरीब का वर्ड भी सुनने में और वहां पे सुनने में आता है जब यूबीआई के दफातर में जाया जाए। मैं यहाँ वाजिया करना चाहता हूँ कि ये गरीबों का कोई फंड नहीं है। ये यहाँ पे यूबीआई के अंदर सवाए डायरेक्टर के सब लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं। इसमें किसी भी उदारे का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, जनरल मैनेजर भी हो सकता है। ये सारे कंट्रीब्यूशन पे करते हैं।
और आप ये गरीब और स्वाब के एलिमेंट को इसके अंदर बराए मेहरबानी अल्लाह ताला जज़ा दे आपको अगर अच्छा काम और नेक नीति से कर लें, लेकिन ये पेंशनर को मत सुनाए, वो अपने पैसे लेने के लिए जाता है, लिहाजा उसको उसके पैसे बरवकत अदा किए जाएं। 30 दिन के पीरियड को, पेंशन के 30 दिन के पीरियड को चेयरमैन साहब 7 दिन पे लेके आए। ऑनलाइन आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसके अंदर पेंशनर को वो 25 रिक्वायरमेंट्स का जो एक लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट से बेहतर है कि इनकार कर दिया जाए कि आप ये इतने PR02 की इतनी नकलें लेके आए, सैलरी स्लिप लाएं, फलां लाएं। सैलरी स्लिप का क्या लेना देना ईओबी की पेंशन से, जब आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एम्प्लॉयर मंथली रिटर्न भी दे रहा है और एनुअल रिटर्न भी दे रहा है, तो पेंशनर जो है उसको क्यों भेजा जाता है एम्प्लॉयर के पास के जाए और वो टेस्टेशन और ये वहां से टेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके आए। आपका अमला ज़िलई अमला क्या कर रहा है? आपके ज़िलई अमले ने डाटा मेंटेन क्यों नहीं किया? क्या आप पेंशनर को जितने वहां पे उसके इदारे पे विजिट करवाएंगे उसका कोई उसको TADA कोई खर्चा देंगे? हो सकता है वो किसी दूसरे शहर में रहता हो और आपके पास भी ट्रेवल करके आ रहा है, उसके बाद उस इदारे में टेस्टेशनों के लिए जा रहा है, तो वो ये क्या किराए भरता रहेगा? आपके जो मुकामी दफातर हैं जिनकी कानून के तहत जिम्मेदारी है कि वो डाटा अपडेट करें, डाटा कलेक्ट करें, वहां पे एम्प्लॉयर को बाउंड करें कि डाटा दे, वो डाटा क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहे? और जो एम्प्लॉयर डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका अमला डाटा मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा? इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। बराए मेहरबानी पेंशनर्स जब एप्लीकेशन फॉर्म जो कानूनी रिक्वायरमेंट है सबमिट कर देते हैं, उसके बाद उससे मजीद रिक्वायरमेंट्स ना मांगी जाएं। उसने अपनी ID कार्ड दे दिया, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिया EOBI का, अपना फॉर्म दे दिया, एम्प्लॉयर से टेस्टेड फॉर्म जमा हो गया, उसके बाद EOB एप्लीकेंट की जिम्मेदारी खत्म होती है, आपके स्टाफ की, आपके फील्ड स्टाफ की, आपके रीजनल ऑफिस की जिम्मेदारी शुरू होती है। फॉर्म सबमिट होने से 7 दिन के अंदर अंदर बराए मेहरबानी पेंशन का इजरा किया जाए। और हाँ, EOBI के अंदर ये चूंकि एक अमानतों के अमीन लोगों का इदारा है, यहाँ पे जैसे मैं लिंक करूंगा आर्म फोर्सेस होती हैं जिसमें हमारी पाक आर्मी, पुलिस, रेंजर, इन इदारों में जब लोगों को हायर या भर्ती किया जाता है तो एक फिजिकल स्टेटस होता है, उस मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड से नीचे जो होता है उससे माजरत की जाती है और शायद किसी और फील्ड में बड़ा कॉम्पिटेंट हो, लेकिन उसको इन आर्म फोर्सेस में भर्ती नहीं किया जाता। रीजन के यहाँ नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्टेटस वाले लोग चाहिए होते हैं। इसी तरह EOBI एक अमानतदार इदारा है। बराए मेहरबानी यहाँ पे भी हायरिंग करते वक्त जैसे आर्म फोर्सेस में फिजिकल स्टेटस को देखा जाता है, यहाँ अमानतदारी के टेस्ट लिए जाएं, अमानतदार लोगों को हायर किया जाए, अमानतदारी का बैकग्राउंड चेक किया जाए, EOBI कंट्रीब्यूटर की, इंश्योर्ड पर्सन की अमानतें ईमानदार लोगों के सुपुर्द की जाएं, ईमानदार लोग हायर किए जाएं। और एग्जिस्टिंग लोग जिसमें बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको जो है इनकरेज किया जाए ताकि वो बाकी लोगों में भी इस ईमानदारी वाले स्पिरिट को फैला सकें। उनको बताएं कि हम यहाँ इन लोगों की अमानतों के अमीन बैठे हुए हैं और जब ये अमानत लेने वापस आएगा तो उसको हमने उसकी अमानत बड़े बाइज्जत तरीके से लुटानी है। EOB का पेंशनर को भीख मांगने नहीं आता, वो अपनी दी हुई अमानत लेने आता है। इसको शरई लिहाज से भी देखें तो इस चीज को आप वहां से चेक कर सकते हैं कि अमानत, कोई अमानतदार के पास अपनी अमानत वापस लेने आता है तो उसके साथ क्या सलूक करने का हुक्म दिया गया और अमानत अपने पास रखने का जो है तरीकाकार वो क्या बताया गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये चीज भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये जो बल्कि इसको हम ये कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ मैं वे फॉरवर्ड कुछ बताना चाहता हूँ कि एक SOP बराए मेहरबानी फिल फॉर ऐसी इशू की जाए कि EOBI एप्लीकेंट या रिटायर्ड जो जा रहा है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई अपनी पेंशन के लिए जा रहा है, उसकी हैंडलिंग की फिल फॉर SOP जारी की जाए कि वो आएगा, उस बंदे को इस नजर से देखा जाए कि हाँ ये आदमी सारी जिंदगी हमें कंट्रीब्यूशन देता रहा जिससे हमारी तनख्वाहों की अदायगी हुई, हमारे इदारे के अखराजात चले, अब उसके अंदर से जो बची हुई रकम है या इसकी दी हुई रकम को हमने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहां से आमदन है और जो बचे हुए पैसे हैं उसके अंदर से हमने इसको इसकी पेंशन का शेयर देना है। जब तक ये आप मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे।
उसके बाद मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि ये जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, असल मसला ईओबी का यहाँ पे है। ये वे फॉरवर्ड में ऑप्शन सजेशन 2 है मेरी। ईओबीआई अब वाज़िया तौर पर एक वफाकी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। अभी रिसेंटली जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा ईओबीआई और वर्कर वेलफेयर बोर्ड को फेडरली रिटेन किया जाएगा। तो अब मेरी मिनिस्टर साहब से और जो भी ईओबीआई के कंसर्न लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी तरामीम बनाकर पार्लियामेंट में लॉ मिनिस्ट्री में भेजें, ताकि ईओबी एक्ट 1976 के अंदर तरामीम आए, वेज से रिलेटेड तरामीम आए, आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तरामीम आए, ताकि ईओबी इस वक्त जिन कानूनी नकाइस का शिकार हुआ है वो नकाइस दूर करके तो अपनी प्रॉपर 18वीं तरमीम से पहले वाले ट्रैक पे वापस आ जाए। ईओबी का असल जो मर्ज है, असल मसला है, वो कानूनी नकाइस हैं। इनको बराए मेहरबानी फिलफौर दूर किया जाए। ईओबी वफाकी अदारा हर तरह से स्टैब्लिश हो चुका है, इसमें कोई अभी इबाहम नहीं है। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए फिलफौर इकदाम उठाए जाएं। उसके बाद मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसको अभी जो ये डिले चल रहा है पेंशन्स के अंदर, 30 दिन तो तारीख है और उसके अंदर 30 दिन दिए गए हैं, जिसको हम डिमांड कर रहे हैं कि 7 दिन किए जाएं, लेकिन लोगों के केसेस 2-2 साल तक पेंडिंग है। तो मेरी ये चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ऐसी लिस्टें हर रीजन से फिलफौर मंगवाई जाएं और उनको पब्लिक किया जाए कि जिन लोगों के पेंशन क्लेम जो है वो रिजेक्टेड भी नहीं है और उनको इतराजात कम्युनिकेटेड भी नहीं है, उनके बारे में आगाही की जाए, पब्लिक किए जाए, ईओबी के पोर्टल पे अपलोड किया जाए, ताकि लोगों को आगाही हो और वो अपनी नेक्स्ट रेमेडी अवेल कर सकें। अगर कहीं पे किसी को समझ नहीं है किसी क्लेम की हैंडलिंग के अंदर, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेंशनर जो है वो अपने क्लेम को लेके चला जाए। उसके बाद हायर फोरम पे, देन हायर फोरम पे, देन हायर फोरम पे, ताकि उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल आए और वो खाम खा ख्वारियां ना काटता रहे। और बराए मेहरबानी जो लोग अभी पेंशन के लिए ईओबीआई के दफातर में जा रहे हैं, इस हवाले से फिलफौर एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस जारी किया जाए कि इन लोगों के साथ इज्जत के साथ, तमीज के साथ बर्ताव रखा जाए। ये दिन ब दिन बढ़ते हुए वाकयात ये मुनासिब नहीं है। इन वाकयात की मैं चेयरमैन साहब ये समझता हूं कि कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। आपके इंटरनली जो एम्प्लॉइज के साथ शायद मामलात या उस तरीके की अगर कोई चीजें, अभी हम ये कंट्रीब्यूटर और इंश्योर्ड पर्सन और पेंशनर ईओबीआई के इन अंदरूनी मामलात को उस पर बिल्कुल तस्करा नहीं करना चाहते, उसको टच नहीं करना चाहते, लेकिन उन मामलात की वजह से हम पेंशनर्स, इंश्योर्ड पर्सन, हमें विक्टिमाइज भी नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो मैसेज को पॉजिटिवली लिया जाएगा और फिलफौर ईओबीआई एप्लीकेंट की इज्जत के लिए रिक्वायर्ड इकदामात को फौरन उठाया जाएगा। और जो रिसेंटली स्पेशली लाहौर में होने वाले वाकया और दीगर जगहों पे होने वाले वाकयात में मुलविस जो एहलकार थे, उनके अगेंस्ट या इन इशू के ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आप अपने पास रिपोर्ट मंगवाएंगे, ताकि इस तरह के मजीद वाकयात को रोका जा सके। आज के इस मैसेज से होपफुली अगर पॉजिटिवली इसको लिया जाए, कुछ लर्निंग हासिल की जाए, तो ईओबीआई के डे टू डे रूटीन अफेयर्स में हमें काफी गाइडेंस इसके अंदर से मिल सकती है, अपने मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है। तो इस मैसेज को दोस्त देखें भी और शेयर भी करें, ताकि ये कंसर्न लोगों तक जहां तक पहुंचाना चाहते हैं मैसेज पहुंचे और ईओबीआई कंट्रीब्यूटर, ईओबी पेंशनर, ईओबी मुलाजमीन तमाम एक टीम की तरह काम करें, क्योंकि ईओबी सबका मुश्तरका इदारा है। ईओबी कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है वो उस पर राइट रखता है। ईओबी के अंदर जो अमानतदार एम्प्लॉइज बैठे हैं उनके राइट्स हैं, ईओबीआई का जो रिटायर होने के बाद पेंशनर है उसके राइट्स हैं। तो ये सब जो है मिलजुल के ईओबीआई की फलाह और बहबूद के लिए काम कर सकें। जितना मजबूत ईओबीआई होगा, ये जितने मैंने लोगों के नाम, स्टेक होल्डर्स के नाम लिए हैं, ये भी उतने मजबूत होंगे। कानून साजी पे फिलफौर इकदाम शुरू किए जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।